स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करते हैं, टॉपिक्स देखते हैं पहले। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आज के लिए। पहला है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, सेकंड है FIT फ्रेमवर्क। समझेंगे इन चीज़ों को। प्रीलिम्स के लिए देखो, वाइल्ड पोलियो स्ट्रेन मिला है जर्मनी में, आई थिंक 10 साल में पहली बार। एक नाम है स्ट्रीसेंड इफेक्ट, समझेंगे इन चीज़ों को। और एक रिजर्वायर है मेडे काटू रिजर्वायर, ये न्यूज़ में है। एंड देखो, आज का मेंस का क्वेश्चन आपके लिए है प्रैक्टिस करने के लिए। ट्राइबल्स हैव प्लेड क्रूशियल रोल इन शेपिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल फैब्रिक ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज भी हम। इसका कंटेक्स्ट क्या है? तो जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जा रहा है भारत में। तो नेक्स्ट ईयर यूपीएससी के लिए ट्राइबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कंसेप्ट को समझना। दो कंटेक्स्ट है इसका। पहला है कि 150 ईयर्स ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। सेकेंड है निकोबार में एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि कुछ PVTGs, इनके बारे में चर्चा होती रहती है कि इनको दिक्कत हो सकती है। एक स्कीम है PM जनमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। एंड वीडियो के एंड में कुछ प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, नाम है इसका फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अ गुड बैलेंस। कंटेक्स्ट क्या है इसका, यहाँ ध्यान दीजिए। तो प्रेजेंट में जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्कीम है, इसको FIT फ्रेमवर्क कहते हैं, वो खत्म होने वाला है मार्च 2026 के भीतर। तो RBI जो है इस पर डिस्कशन कर रहा है कि नेक्स्ट हमारा फ्रेमवर्क कैसा हो, हम कैसे इनिशिएट करें। तो ये FIT फ्रेमवर्क क्या है? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। देखो, 2016 में इसको अडॉप्ट किया गया था उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर। पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, उर्जित पटेल कमेटी कब बनाई गई थी? 2014 में। इसने बोला था कि RBI को इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए एक फ्लेक्सिबल अप्रोच लेने की ज़रूरत है। एंड वन मोर थिंग कि RBI का सोल पर्पस क्या होना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? टू मैनेज द इन्फ्लेशन, प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। बाकी जो फंक्शंस उसके हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं। तो उसने क्या बोला था कि इन्फ्लेशन को मैनेज करना है 4% के ऊपर ±2%। ये दर्शाता है फ्लेक्सिबिलिटी। इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं। पहला है रिग्रेसिव कंजम्पशन टैक्स, समझते हैं इसको हम। ध्यान दीजिएगा इस वाले पैराग्राफ पर। ये सेम टू सेम लाइन पूछ सकता है प्रीलिम्स में। क्या कहता है कि हाई इन्फ्लेशन अबव अ सर्टेन लेवल इज अ रिग्रेसिव कंजम्पशन टैक्स दैट अफेक्ट्स पुअरर हाउसहोल्ड्स मच डिस्प्रपोर्शनेटली देन द रिच। तो सिंपली पूछ सकता है एग्जाम में कि क्या हाई इन्फ्लेशन इक्वल टू है, इक्वल है किसके? रिग्रेसिव कंजम्पशन टैक्स के। तो इसका आंसर होगा यस। समझते हैं कंसेप्ट को हम। सिंपली क्या होता है, अगर रिग्रेसिव कंजम्पशन टैक्स की बात करें, उसमें टैक्स लेवल, टैक्स रेट सेम रहता है, पुअर के लिए भी, रिच के लिए भी। तो मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, एक गरीब आदमी है, उससे आप टैक्स लेते हो 500 रुपीज़, उसकी सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000, ठीक है। तो उसने अपने इनकम का 5% टैक्स दे दिया। सेम 500 रुपये आप लेते हो अमीर आदमी से, उसकी सैलरी है ₹1,00,000, उसने मात्र 0.5% इनकम का टैक्स दिया। तो सिंपल टर्म्स में सेम टैक्स बट रिलेटिवली बिगर बर्डन ऑन पुअर। तो पूछ सकता है एग्जाम में, क्या इन्फ्लेशन इसके इक्वल है? तो यस, अगर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, वो उसी तरह काम करता है जैसे कि रिग्रेसिव कंजम्पशन टैक्स। नेक्स्ट है चक्रवर्ती कमेटी, पूछ सकता है एग्जाम में। सिंपली है टू रिव्यू वर्किंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। 1985 में इसको सेटअप किया गया था, देख लीजिएगा। एक टर्म दिया गया है डेफिसिट मॉनेटाइजेशन, समझते हैं इसको। यहाँ देखिए, इसमें कहता है इफ़ वी लुक बैक एट द हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन, अगर भारत की बात करते हैं तो 1970 से 80s के बीच में इन्फ्लेशन क्या था? बहुत ज़्यादा था। उसका मेजर कारण क्या था? एक टर्म दिया गया है मॉनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, समझेंगे इसको हम, जिसको कि अब स्टॉप कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। तो दो बातें हैं, FRBM एक्ट एंड FIT। FIT देखा हमने क्या होता है, FRBM में क्या बोला गया कि आपको लोन कितना लेना है, आपको बर्डन कितना उठाना है। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? तो गवर्नमेंट का टोटल खर्चा माइनस इनकम, ठीक है। अब देखो, कहता है मोनेटाइजेशन, इसका मतलब क्या है? इस सिस्टम में क्या होता था कि गवर्नमेंट है, उसको घाटा हो गया, वो गई RBI के पास। RBI स्टार्टेड टू प्रिंट न्यू नोट्स, ऑटोमेटिकली क्या करती थी, नए नोट्स को प्रिंट करती थी और उसको इन रिटर्न ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स सरकार को देती थी। तो इस आर्टिकल के कोर में क्या है कि वाई, व्हेन, इन्फ्लेशन क्यों होता है, कब होता है। तो हमेशा क्या, जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन आएगा ही। ये एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि डज इंक्रीज इन मनी सप्लाई ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस वाले पैराग्राफ पर। इसमें एक स्टेटमेंट कही गई है, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे मिल्टन फ्रीडमैन, उन्होंने कहा था इंडिया के संदर्भ में कि ड्यू टू राइज इन वेजेस,
एक अपवर्ड पुश तो मिलता है प्राइसेस को, बट उस टाइम पे इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण क्या था? डेफिसिट को मोनेटाइज करना। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या वेजेस के इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन आ सकता है? तो फर्स्ट बात क्या है कि डज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी ऑलवेज कॉज इन्फ्लेशन। सेकेंड है कि क्या इंक्रीज इन वेजेस कॉज इन्फ्लेशन। तो हम डिस्कस करेंगे पहले इसके तहत क्या होता था। हमने क्या बोला कि न्यू मनी नोट्स प्रिंट हो रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन आ जा रहा है। तो देखो दिक्कत यहाँ पर क्या होती है कि जब मनी प्रिंट तो हो रहा है बट उससे कुछ हम प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? लोन को पे ऑफ कर रहे हैं। सरकार क्या करती है? उस पैसे से डेट को पे कर रही है। नया क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि सरकार अगर उस पैसे को यूज कर रही है लोन को चुकाने में, तो किस प्रकार से इन्फ्लेशन आ जा रहा है? किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर जा रहा है? मतलब जो गवर्नमेंट है वो तो लोन चुका रही है, उससे उससे कुछ कर तो रही नहीं है। देखो तो होता क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, सर्टेन बैंक्स हो गए, सर्टेन संस्थाएं हैं जिससे उसने पैसा लिया होता है उसको चुकाती है। तो उन बैंक्स के पास क्या होता है? पैसा का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे वो लोन्स को बांटना आसान कर देते हैं, ज़्यादा लोन डिसबर्स करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है? हमारे सिस्टम में पैसे का इनफ्लो बढ़ जाता है। देखो इंक्रीज इन मनी सप्लाई विदाउट प्रोडक्टिविटी, समझा हमने इस चीज़ को। सेकेंड है इससे होता क्या है कि डिमांड तो बढ़ जाएगी, पैसा हमारे पास आए, हमने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, बट सप्लाई तो लिमिटेड है। जितने शॉर्ट टाइम में डिमांड हमारा इंक्रीज कर जा रहा है उतने शॉर्ट टाइम में सप्लाई को इंक्रीज करना संभव नहीं है। इससे डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हो जाता है। अल्टीमेटली इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन। तो अगर देखो पैसा का फ्लो बढ़ता है बट उसको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्टिव कार्यों में, जिससे कि जॉब मिले, नया क्रिएशन हो, तो एक हद तक कह सकते हैं इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा नहीं आएगा, उतना हमें हार्म नहीं करेगा। अब देखो अगर वेजेस की बात करते हैं, अगर वेजेस इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ भी सेम चीज़ें हैं कि अगर वेजेस में इंक्रीज हुआ बट इट इज़ नॉट ऑफसेट बाय इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, अल्टीमेटली क्या होगा? डिमांड सप्लाई मिसमैच। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? ये कि जिस गति से डिमांड हमारा बढ़ रहा है, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है सप्लाई भी इंक्रीज कर जाएगा, तो एक मिसमैच की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन हमारा नहीं आएगा। ध्यान देना इस पैराग्राफ पर एक लाइन दी गई है कि सम स्टडीज यूजिंग फिलिप्स कर्व हैव शोन दैट देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो एम्पिरिकली दिस कर्व आर्गुमेंट डिड नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। समझते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस फिलिप्स कर्व थ्योरी एक ट्रेड ऑफ है, एक नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। कि शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बेरोजगारी को कम करता है, रिड्यूसेस द अनएम्प्लॉयमेंट, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? उससे इन्फ्लेशन हमेशा राइज करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इसमें कहा गया था कि चूंकि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है तो उनके पास पैसा आ रहा है, लोग के पास, वो खर्च करना चाह रहे हैं, तो डिमांड इंक्रीज कर जा रहा है, सप्लाई को मैच नहीं कर पा रहा है, तो इन्फ्लेशन आ जा रहा है। सिंपली पुट किया जाए तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी। मतलब अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन घटेगा। बट 1970s में क्या होता है? एक स्पेशल सर्कमस्टांस देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। उसमें क्या था? इन्फ्लेशन भी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है। तो इस थियोरी को इसने चैलेंज किया। तो एक कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन की बात की जाए, देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन बढ़े या घटे उससे बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात करें तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर ऑफ जो मार्केट है हमारा बदलेगा। वो जैसे कुछ नए स्किल्स आएंगे, आपके पास वो नहीं है, तो इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है बट ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स, ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होगा? सर्टेन पीपल जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। तो सिंपली इसका मतलब इतना सा है कि लॉन्ग रन की बात करें देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है जजेस जो होते हैं वो किसके प्रति अकाउंटेबल हैं, उनकी जिम्मेदारी किसके प्रति बनती है। इसके रिगार्डिंग देखो एक टर्म दिया गया है क्यूरेटिव बेंच, क्यूरेटिव पिटिशन। यहाँ देखिए तो इसको कहाँ से लाया गया है? अशोक हुडा केस 2002 के भीतर इस कंसेप्ट को लाया जाता है। सिस्टम क्या होता है? प्रोसेस क्या है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा। ठीक है, आपको दिक्कत लगी, आपने रिव्यू पिटिशन फाइल किया। ठीक है, कहाँ से आता है ये? आर्टिकल 137 से। देन किसी भी कारण से आपका रिव्यू पिटिशन खारिज कर दिया गया है तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास लास्ट चांस क्या होता है? टू फाइल द क्यूरेटिव पिटिशन। वहां भी देखो दिक्कत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है तभी इसको एक्सेप्ट करेगी जब उसको लगता है कि लैक ऑफ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हुआ है एंड बहुत बड़ा कुछ ग्रेव एरर हो गया उनसे। अगर उनको ऐसा नहीं लगता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
इसमें एक केस दिया गया है एडीएम जबलपुर केस 1976। इसमें क्या था, सस्पेंड कर दिया, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अपहेल्ड किया, सही ठहराया सस्पेंशन ऑफ हेबियस कॉर्पस ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, लेटर कहता है इसको ओवर रूल कर दिया गया पुट्टास्वामी केस में, अच्छी बात है। एक नाम दिया गया है तुकाराम केस 1979, यहाँ बताता है इसको मथुरा रेप केस भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्विटेड 2 पुलिसमैन, देखिए कितनी बड़ी बात है, किस कारण से एक्विट कर दिया, एब्सेंस ऑफ इंजरी मार्क्स द इम्प्लॉयड कंसेंट, मतलब जो फीमेल थी उनके बॉडी पर कोई इंजरी मार्क्स नहीं है, इसका मतलब उन्होंने कंसेंट दे दिया। तो यहाँ पर देखो कहा गया है, अगर अशोक हुडा केस की बात करें तो कोर्ट ने क्या किया, एक सिस्टम ले आया पिटीशन का, ठीक है, अच्छा किया उसने, बट इसमें कैच क्या है देखिएगा कि इसने इंट्रोड्यूस किया एक मैकेनिज्म रेमेडी टू करेक्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ठीक है, बट क्या नहीं हुआ, नो मेजर फॉर पनिशिंग होल्डिंग स्पेसिफिक बेंचेस अकाउंटेबल फॉर गिविंग कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स, मतलब कि जिस भी जज ने या फिर बेंच ने कोई ऐसी रूलिंग दी है जिससे कि नेगेटिव प्रभाव पड़ा है समाज पर, एग्जाम्पल देखा हमने यहाँ पर तुकाराम केस, मथुरा रेप केस, तो उसका क्या उपाय है, आपने उसके लिए तो कुछ नहीं किया। तो अल्टीमेटली बात यहाँ पर इतनी सी है, जुडिशरी लैक करता है फॉर्मल प्रोसेस टू एड्रेस इनकंसिस्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, मतलब जो जजेस हैं एक तरह से कह सकते हैं कि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी वैसी है नहीं। देखो सबसे इंडिपेंडेंट संस्था क्या है हमारे यहाँ की, जुडिशरी है, तो उनको चाहिए वो अच्छे से सेंसिबली मोरली काम करें ताकि इस प्रकार की जो गलती है उनसे ना हो पाए, जैसे कि वो तुकाराम केस में हुई थी। छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया था पुट्टास्वामी केस, इसमें हम जानते हैं सिंपल सी बात है कि राइट टू प्राइवेसी को बोला गया था, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। मेंस में अगर क्वेश्चन पूछता है इस चीज से, आपको कैसे लिखना है, आप दोनों फैक्ट्स को पुट करोगे, पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको डेवलप किया है, ठीक है, सेकंड लिखोगे सब कुछ अच्छा है, बट दिक्कत यहाँ पर क्या है कि जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जजेस से कुछ गलत डिसीजन अगर होता है तो उसके लिए उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए, उसके लिए कोई मैकेनिज्म हो। क्योंकि देखो कहता है यहाँ पर कि एचआर खन्ना जिन्होंने डिसेंट दिया था जबलपुर वाले केस में, उनको सुपरसीड करते हुए दूसरे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। सेकंड कहता है एक नाम दिया गया जस्टिस वी रामास्वामी वाज इम्पीच्ड फॉर फिनेंशियल मिसकंडक्ट येट रिटेन्ड ऑन द बेंच, एंड जस्टिस एम पुंची की बात करें अक्यूज्ड ऑफ नेपोटिज्म लेटर बिकम सीजेआई। तो आपको अपने आंसर में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, लिखना है किस प्रकार से जुडिशरी इज ट्राइंग, फिर लिखना है कि नेगेटिव यहाँ पे लूप होल्स क्या क्या हैं। देखो नेक्स्ट है बिरसा मुंडास बर्थ एनिवर्सरी, किसकी हम बात करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की, इनकी 150th एनिवर्सरी को मनाया जा रहा है, जिसको हम जनजातीय गॉड ऑफ वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइन देखो दिया गया है, हमने क्वेश्चन यहीं से पिक किया था कि ट्राइबल कम्युनिटीज हैव प्लेड क्रूशियल रोल इन शेपिंग नेशंस सोशल पॉलिटिकल फैब्रिक। आपने पढ़ा होगा इतिहास में डिफरेंट रेवोल्यूशंस के बारे में, रेबेलियंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इस साल क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से। सेकेंड लाइन देखो कहता है, ध्यान देना यहाँ पर स्टार मार्क किया गया कि सिंस द लास्ट डेकेड देयर हैज बीन पैराडाइम शिफ्ट इन पॉलिसी मेकिंग फॉर ट्राइबल्स फ्रॉम बीइंग वेलफेयर ओरिएंटेड टू एम्पावरमेंट ओरिएंटेड। ये पूछ सकता है एग्जाम में, इसके लिए देखो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो रिसेंट स्कीम्स है रिगार्डिंग ट्राइबल्स किस प्रकार से हेल्प करते हैं उनको एम्पावर करने में। कुछ नाम दिए गए हैं, देखो पहला है उलीहाटू, क्या है ये, बिरसा मुंडा का बर्थ प्लेस है। एक और फैक्ट देखो कि मोदी जी जो हैं पहले पीएम बन चुके हैं उलीहाटू को विजिट करने वाले। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो जनजातीय गौरव वर्ष हम मना रहे हैं तो उसको स्टार्ट किया गया है 2024 में। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखते हैं, इसमें कुछ नाम दिए गए थे, पहला क्या है उलुगन मूवमेंट, आपको पढ़ना है इसके बारे में। सेकेंड है अल्लूरी सीताराम राजू, कहाँ से बिलोंग करते थे, आंध्र प्रदेश से, किससे इन्वॉल्व थे ये, रामपा रेबेलियन से। देन रानी गाइडेन ल्यू, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, इनको रानी की उपाधि किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। फिर देखो एक फैक्ट है कि ट्राइबल मंत्रालय को सेपरेट कब किया गया, कब बनाया गया, 1999 में, किससे हटा करके, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। एक और बात देखिए कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन तीनों स्टेट्स को 25 साल हो चुके हैं बाइफर्केट हुए। कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। एक टर्म दिया गया है खून खट्टी सिस्टम, खून खट्टी सिस्टम, ठीक है। खून खट्टी सिस्टम में होता क्या है, लैंड ओनरशिप प्रैक्टाइज्ड बाय मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दैट सिस्टम प्रोवाइड्स ओनरशिप ऑफ लैंड अमंग ऑल फैमिलीज ऑफ द सेम क्लैन हु क्लियर्ड द फॉरेस्ट, मेड लैंड कल्टिवेबल विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए पीवीटीजीज, ये लगातार चर्चा में चल रहे हैं। पहला कारण था इसका निकोबार में एक प्रोजेक्ट बन रहा है उसके लिए, सेकंड है ये सेलिब्रेशन। तो होते क्या है देखो ध्यान दीजिएगा, सब क्लासिफिकेशन किसका है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ठीक है,
और सेक्शन ऑफ एसटीज जो कि ज़्यादा क्या है, वल्नरेबल हैं देन रेगुलर एसटीज। एक नाम आता है ढेबार कमीशन, इसको 1960-61 में बनाया गया था। इसने बोला कि एसटीज के भीतर भी सर्टन ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको उन्होंने बोला प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। बट 2006 में क्या होता है, इसको हमने रीनेम कर दिया पीवीटीजीज, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पूछ सकता है एग्जाम में कि ढेबार कमीशन ने क्या बोला था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, बट उसको कब किया गया पीवीटीजीज, 2006 के भीतर। फोकस करिएगा इस लाइन पर, कहता है अंडर धरती आबा जन भागीदारी अभियान, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ऑर्गेनाइज करती है सिकल सेल अवेयरनेस कैंपेन। सिकल सेल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं ट्राइब्स की। तो कैसी बीमारी होती है, जेनेटिक इन नेचर है, ठीक है, यूजुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, दैट इज बोथ द पेरेंट्स कैन बी कैरियर्स ऑफ सिकल सेल डिजीज। तो नॉर्मली क्या होता है, जो आरबीसी हमारा है वो सर्कुलर राउंड शेप में होता है, बट सिकल सेल में क्या होता है, ऐसा एक सिकल के टाइप का शेप बन जाता है। तो दिक्कत यहाँ पर क्या है, दीज सेल्स डाई अर्ली विच कॉजेज कॉन्स्टेंट शॉर्टेज ऑफ आरबीसी लीड्स टू लो ऑक्सीजन कैरियर्स इन द बॉडी। ध्यान दीजिएगा, कॉमनली फाउंड इन ट्राइबल कम्युनिटीज, इट पोजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट टू फ्यूचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आवर इंडिजीनियस पॉपुलेशन। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको क्या करना है, जानकारी लेनी है, बताना है इस चीज़ के बारे में कि सिकल सेल डिजीज जो है वो ट्राइबल्स में इतना कॉमन क्यों है। बहुत छोटा सा इसका आंसर है, आप पता करो, इसको दिक्कत आती है बताना। कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नाम दिया गया है स्ट्रीस एंड इफेक्ट। क्या होता है, सिचुएशन वेयर अटेम्प्ट टू सेंसर मतलब रिमूव हाइड इंफॉर्मेशन बैकफायर्स एंड ड्रॉज मोर अटेंशन। मतलब किसी भी जानकारी को आप सप्रेस करना चाहते हो बट इट गेट्स पब्लिसाइज्ड। तो बहुत न्यूज़ में चल रहा है ये, एग्जाम में पूछ सकता है इसके रिगार्डिंग कि किस प्रकार का इफेक्ट है, साइंस का है, इकोनॉमी किस चीज़ का है। नेक्स्ट कहता है कि वाइल्ड पोलियो फाउंड इन जर्मन वेस्ट वाटर। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे एग्जाम के लिए। तो पोलियो क्या है, इन्फेक्शियस बीमारी है, इफेक्ट करता है मेनली चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये बेसिकली एसिम्टोमेटिक होता है, बट कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो ये कॉज कर देता है, फीवर है, वोमिटिंग वगैरह है। सबसे नोटेबल बात क्या है, इसका क्योर नहीं है, देयर इज नो क्योर बट इट इज़ प्रिवेंटेबल, हम जानते हैं इस चीज़ को। देखो इस पे ध्यान देना कि 2 फॉर्म्स होते हैं इसके, वाइल्ड वेरिएंट एंड वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वेरिएंट, ठीक है। अगर वाइल्ड पोलियो वेरिएंट की बात करें, अभी सिर्फ एंडेमिक कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, और जर्मनी में जो स्ट्रेन पाया गया है कहाँ का है, वो अफगानिस्तान का है। तो पूछ सकता है पेपर में कि रिसेंटली पोलियो का वाइल्ड स्ट्रेन कहाँ मिला है, जर्मनी में। नेक्स्ट देखिए, इंडिया कनाडा सीमेंट टाइज ऑन ट्रेड क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, हमने कल बात करी थी, परसों बात करी थी कि चाइना पर अपना डिपेंडेंस कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने सप्लाई चेन्स को रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स। तो इस एग्रीमेंट को हम एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं मेंस में। नेक्स्ट देखिए मेकेडाटू रिजर्वायर, अगर पूछता है स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु, नदी कौन सी है, तो कावेरी। देखो एक न्यूज़ आई है कि ईरान सीजेस टैंकर इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये मैप देखिए, ये पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है। हमें ध्यान के रखना एग्जाम के लिए, उसका नाम क्या था, टलारा, टलारा, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि टलारा है क्या, तो ये टैंकर है मार्शल आइलैंड्स का जिसको कि ईरान ने सीज किया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।